हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। आज हम हमारे रिवीजन वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके बेस पर कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर के बेस पर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थियोरेटिकल क्वेश्चन, तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। दैट मीन्स अगर कोई कंडक्टर है यहां पर यस, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है यस वो फ्लो हो रहे हैं, है ना यस, तो किस स्पीड में फ्लो हो रहे हैं, दैट मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखा जाए तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, दैट इज I इक्वल टू Q बाई टी, जो आप लोगों ने आपके 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ओके, बट यहाँ पर 12th क्लास में देखेंगे तो दो टाइप के करंट स्पेशली जो हमको बहुत काम में आएंगे। नंबर वन, इंस्टेंटेनियस करंट, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर टाइम पर करंट की बात करें तो हम उसको इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे, और एक टाइम इंटरवल की बात होगी तब हम एवरेज करंट यूज करेंगे, है ना। अब देख लेते हैं कि इनका फॉर्मूला कैसे हमको यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो इंस्टेंटेनियस करंट जब भी पूछेगा तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मेट हमको यूज करना है। और जब भी एवरेज की बात करेंगे तो हमको एवरेज वाला कॉन्सेप्ट डेल क्यू बाई डेल टी हम यहां पर यूज करेंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तभी यूज किया जाता है जब टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा हो। इंस्टेंटेनियस में हम पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं तो बहुत स्मॉल टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। एवरेज करंट, इसमें टाइम का ड्यूरेशन कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। क्वांटिटी अगर देखें तो जो इलेक्ट्रिक करंट है यह स्केलर क्वांटिटी है। आपने देखा होगा किसी किसी बुक में टेंसर क्वांटिटी भी लिखा हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज ए स्केलर क्वांटिटी डियर, ठीक है। इसकी यूनिट होगी एम्पियर। एम्पियर भाई साहब ने इसके बारे में हमको बताया था। की पॉइंट्स कुछ इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है जो आपको याद रखना ही रखना है। सबसे पहला की पॉइंट है इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन। यस, इलेक्ट्रिक करंट की एक डायरेक्शन होती है डियर, ठीक है, बट डोंट कंसिडर कि सर डायरेक्शन है तो फिर वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन बट डज नॉट फॉलो वेक्टर रूल्स, यस, हेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक। इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। भाई कहीं पर अगर हायर पोटेंशियल होगा जैसे 9 वोल्ट, है ना, और कहीं पर 2 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा 9 वोल्ट टू 2 वोल्ट जाएगा। ओके, अगर मान के चलो यहां पर है -5 वोल्ट और यहां पर है -3 वोल्ट, जल्दी से बताओ कहां से कहां जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। वेरी गुड, यस, -3 से -5 जाएगा, क्योंकि -3 हायर पोटेंशियल है ना -5 के कंपैरिजन में। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई कंडक्टर है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, ओके, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा कैसी होगी, लेफ्ट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होगी। तो थर्ड 3 पॉइंट्स वी हैव कंप्लीटेड। फोर्थ पॉइंट, अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर आपको कभी क्वेश्चन में पूछ ले दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ओके, और करंट दिया हो तो हमको पता है भाई I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। यस, I इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, सॉरी, यस, हियर इट विल बी dt। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो q इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन I dt। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं। गिवन दैट q इज दिस देन फाइंड करंट एट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड की बात कर रहे हैं, यानी इंस्टेंटेनियस करंट पूछा है ना। हमको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि भाई पूछा क्या है ना। तो करंट एट 3 सेकेंड, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस करंट की बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे dq बाय dt। यस, आप जैसे ही फॉर्मूला यूज करोगे यहां पर डियर, तो d बाय dt हो जाएगा। यहां पर मैं q की इक्वेशन यहां पर लिख लेता हूं, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ओके, सो इट विल बी 2t प्लस 4। यस, ये हमारा करंट आ गया। अब यहां पर पूछा है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो t की वैल्यू 3 सेकेंड आप पुट करोगे, ओके, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा
यहाँ पर t की जगह 3 रहेगा, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 10, सो 10 एम्पियर इज द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें यहाँ पर, तो इन सेकेंड पार्ट एवरेज करंट पूछा है। एवरेज करंट में भाई अब आपको टाइम ड्यूरेशन दिया है, केवल 2 सेकंड पर नहीं पूछा, यहाँ पर 0 से 2 सेकंड के बीच में पूछा है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको सिंपल इसका फॉर्मूला बता देता हूं भाई। जैसे हमने क्या किया, डेल क्यू बाय डेल टी, ये फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, ओके यस। तो जो डेल क्यू है पहले इसको हम देख लेते हैं भाई, डेल क्यू कैसे कैलकुलेट करना है। चार्ज एट 2 सेकेंड माइनस चार्ज एट 0 सेकेंड, ये आपका डेल क्यू हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूं। तो भाई 2 सेकेंड पर चार्ज कितना है, तो टी की जगह आपको 2 रखना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, टी की जगह अगर आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, इधर 2 रखेंगे तो 8, 8 प्लस 4 हो जाएगा ये 12, 12 प्लस 5 17, यहाँ पर आ जाएगा 17 माइनस Q0, यानी अब 0 रखना पड़ेगा आपको टी की जगह पर। 0 रखा तो केवल 5 ही बचेगा डियर, ओके। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 12, यस। तो डेल क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12। अगर आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यस, तो यहाँ पर हो जाएगा I इक्वल टू डेल क्यू के बजाय हो जाएगा 12, और यहाँ पर डेल टी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0 से 2 सेकेंड का है, तो आंसर इज 2। अगर आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर दैट इज 6। हाँ, तो भाई यहाँ पर I इक्वल टू 6 एम्पियर, तो ये 2 आंसर आएंगे। आई होप ये क्लियर है। करंट एसोसिएटेड विद ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर ये। भाई आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन है जो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, यस, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, हम अभी एंटी क्लॉकवाइज लेकर चलते, ठीक है। उस ऑर्बिट का रेडियस जो है वो है r। तो बताओ इसमें कितना करंट एसोसिएटेड रहेगा इससे, है ना। तो बहुत सिंपल है भाई, हमको पता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू के बजाय भाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और एक पूरा चक्कर लगा रहे तो उसको हम, उसका जो टाइम है उसको हम टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे, है ना। हमको पता है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, दैट मीन्स सर्कमफेरेंस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी, ओके। तो यहां से बताओ टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर बाय वी। अगर आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टी के बजाय हम लिखेंगे 2 पाई आर, डिवाइड में लिखने के बजाय हम ऊपर ही लिख लेंगे, ओके। तो ई वी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, यस। तो ये भाई अगर आपको चार्ज दे दिया और पूछा है कि भाई बताओ कितना करंट होगा, टाइम वगैरह कुछ भी नहीं दिया है और पाथ आपको सर्कुलर दिया है, तो आपको 101% यही फॉर्मूला यूज करना है, ई वी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, V speed of electron, R is the radius, yes, radius of circular path। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। भाई कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तब क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन्स का जब फ्लो होता है, यस, तब करंट के बारे में आपका क्या व्यू है, ये पूछा गया है यहाँ पर। सो ए कंडक्टर कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स विच वी कॉल फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। वेरी इजी। केस फर्स्ट की बात करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आपने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, यस, आपने अभी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, यस, वो सब रैंडम मोशन करेंगे। भाई कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गए, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे वो ऐसे जाएंगे, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे होंगे जो इधर जाएंगे, यस। तो रैंडम मोशन होगा। क्या मोशन होगा, हाँ, रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करें ना तो मोशन तो होगा, क्योंकि टेम्परेचर उसको एनर्जी देगा। जो रूम टेम्परेचर पर जो टेम्परेचर होगा वो चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करेगा डियर। सो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ड्यू टू थर्मल मोशन, है ना। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा वो थर्मल मोशन हम बोलेंगे, क्योंकि टेम्परेचर के कारण हो रहा है ना। इस केस में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या करंट फ्लो होगा, नहीं, करंट 0 होगा, क्योंकि सभी रैंडम डायरेक्शन में है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम इलेक्ट्रॉन का मोशन देखेंगे, है ना, तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है,
इसलिए यहां पर एवरेज करंट कितना होगा, 0। केस सेकंड की बात कर रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, दैट मीन्स अगर आपने कंडक्टर के पास में या कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और इस टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब आप देखोगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हम यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करें, सभी का जो मोशन है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, सब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। यस यस, तो अब एक ही डायरेक्शन में मोशन है, इसलिए इस केस में करंट प्रोड्यूस होगा। Okay, so in this case all electrons will move in particular direction, so current exists in the presence of electric field. Net current is non-zero. इस टॉपिक से रिलेटेड अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर 3 की पॉइंट्स यहाँ पर हैं आपके सामने, है ना। सबसे पहले तो भाई मैं आपको बता दूं कि अभी हमने जैसे देखा था कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, वहाँ पर थर्मल मोशन होता है, तो उसकी जो स्पीड होती है थर्मल मोशन के टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है उसका फॉर्मूला ये है, Vrms इक्वल टू √3 kT डिवाइडेड बाय m। आया कहाँ से वो भी बता देता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन से, हाफ mv², और आपने 3/2 kT। यस, ये वाला फॉर्मूला आपके 11th क्लास में KTG में पढ़ा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। आप कैलकुलेट करोगे तो ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसमें K जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T इज द टेम्परेचर जो केल्विन में होगा, और M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेगा। ओके, चलो आगे एक बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मूव करेंगे, यस, जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मूव करेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं यार कंडक्टर में, तो आपस में टकराएंगे। यस, तो द एवरेज टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में का जो एवरेज टाइम पीरियड होगा उसको हम बोलेंगे उसका रिलैक्सेशन टाइम, जिस पर आगे और अभी हम चर्चा करेंगे। तो दैट इज द सेकंड की पॉइंट। फर्स्ट वी हैव कंप्लीटेड, सेकंड, थर्ड की बात करते हैं। एट रूम टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 सेकेंड। हाँ, देखो क्या होता है कि ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, है ना। तो भाई मान के चलो कि ये पहले इलेक्ट्रॉन इधर आया, इससे टकराया, फिर इधर गया, तो ये फर्स्ट टाइम इससे टकराया, सेकेंड टाइम इससे टकराया, ठीक है। तो इनके बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टॉ से रिप्रेजेंट करेंगे। ड्रिफ्ट स्पीड की बात करते हैं। देखो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है यार, ड्रिफ्ट जो है किसी के अंडर में अगर कोई काम हो तो उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। ओके, सो द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा डियर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है ना। देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिखी है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो फिर काहे का ड्रिफ्ट, होगा ही नहीं। रैंडम मोशन के टाइम पे हम ड्रिफ्ट का यूज नहीं करेंगे, ड्रिफ्ट तब जब किसी के अंडर में काम हो, ठीक है। जैसे यहां पर आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे, सभी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होंगे, तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्टिंग, है ना। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी, उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला ये है, Vd इक्वल टू -EE टॉ डिवाइडेड बाय m। यहां पर मैं आपको बता दूं, E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल E क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, टॉ क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला है जो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं। इसमें अगर की पॉइंट की बात करें तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। देखो क्यों कम हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा सिंपली देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, T बढ़ा, उससे होगा क्या, स्पीड बढ़ेगी और कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपस में जो
दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है यस वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बार बार टकराएंगे ना, है ना, बहुत जल्दी जल्दी टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो हमको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। इसलिए हमने यहां पर बोला है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आंसर सोचो। यस, आई होप आप लोगों ने आंसर सोच लिया है। देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइंस द करंट इन ए कंडक्टर। यस, करंट को कौन डिटरमाइन करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलोन आंसर हो सकता है। थर्मल वेलोसिटी नहीं सर, इससे तो करंट नहीं होगा। बोथ ड्रिफ्ट और थर्मल नहीं सर, थर्मल तो नहीं है, नाइदर ड्रिफ्ट नॉर थर्मल नहीं सर, डेफिनेटली ऑप्शन ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो करंट होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अभी हमने देखा कि भाई अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तभी करंट होगा, है ना, तो करंट आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है। जल्दी से अपनी कॉपी में लिखने का ट्राई करो। यस, क्या आपको वो रिलेशन याद है? चलो ठीक है, तो भाई ये रिलेशन है I इक्वल टू VDE/NA। यस, यहां पर मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। I तो भाई करंट है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी सभी को पता है, E चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यस, ये चीज आपको याद रखना है डियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ए क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। यस, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, I इक्वल टू वीना। यस, कैसे याद रखोगे, वीना, वीना दैट मीन्स VD E VE VNA ना। यस, वीना आप याद रख सकते हो डियर। करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। फॉर्मूला है भाई, करंट के लिए हम सिंबल I यूज करेंगे तो करंट बाय एरिया। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था VDE/NA, तो अगर आप एरिया नीचे ले आओगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NEVD। यस, इट इज इन वेक्टर फॉर्म I इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर। इसका मतलब करंट डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। यस, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और जल्दी से मुझे बताओ इसकी क्या यूनिट होगी, सर एक करंट पर यूनिट एरिया है इसलिए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारी एग्जाम में पूछा गया है, जल्दी से ट्राई करेंगे। देखो यहां पर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, पुट द साइन बिलो। ओके, तो भाई यहां पर तीन फिजिकल क्वांटिटीज आपको दी हुई है, करंट, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जल्दी से सोचकर यहां पर आप लोग बताएंगे भाई यहां पर एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक कंडक्टर है यहां पर, है ना, यहां से जब एंट्री कर रहा है करंट तो वो I1 है, एग्जिट करेगा तो I2, है ना। यहां पर करंट डेंसिटी J1, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1, इस क्रॉस सेक्शन में करंट डेंसिटी J2 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करेंगे। यस, क्या लगता है करंट इधर से ज्यादा जाएगा और इधर से कम, या इधर से ज्यादा इधर से कम? नहीं, दोनों में सेम करंट फ्लो होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम में ना यहाँ पे कोई स्टोर करके थोड़ी ना रख रहा है कि यहाँ से करंट कम होगा, है ना भाई। जितना इनलेट होगा करंट या जितने चार्जेस पर्टिकुलर टाइम में इनलेट होंगे उतने ही चार्जेस यहाँ से बाहर जाएंगे। स्पीड अलग अलग होगी, नो डाउट, है ना, बट नंबर ऑफ चार्जेस इन ए सेकेंड विल बी सेम। ओके, सो करंट सेम रहेगा।
करंट डेंसिटी की बात करें, जल्दी से सोचो अब करंट डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी या कहाँ कम होगी। सर करंट डेंसिटी आपने करंट पर यूनिट एरिया की बात करी है, तो हमको पता है सर कि J इज इक्वल टू I बाय ए। अब आप बोल रहे हो कि करंट तो कांस्टेंट है, तो जिसका एरिया ज्यादा उसकी करंट डेंसिटी कम। एरिया किसका ज्यादा है? इसका, तो इसकी करंट डेंसिटी कम होगी, नो डाउट। और इसका एरिया कम फर्स्ट पार्ट का, तो इसकी करंट डेंसिटी ज्यादा, है ना? ठीक है। स्पीड भी कहां पर ज्यादा होगी सर? जहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहां से स्पीड ज्यादा होगी डेफिनेटली। या हमको एक और रिलेशन मैंने अभी आपको बताया था, J इक्वल टू होता है NEVD, यस, है ना? तो ये जो करंट डेंसिटी है वो VD के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डियर। तो अगर J1 ज्यादा तो इधर VD1 भी ज्यादा रहेगा। आई होप ये वीडियो समझ में आया है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी दैट मीन्स एबिलिटी टू फ्लो। ओके, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड देने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी उसको हम बोल रहे हैं मोबिलिटी, जिसका फॉर्मूला होगा VD बाय E। इसकी जो यूनिट होगी, यस, इसकी अगर आप SI यूनिट की बात करो, SI यूनिट होगी यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो मीटर पर सेकेंड, है ना? और इसकी होती है वोल्ट पर मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल। ओके, इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर सेकेंड, वोल्ट पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर ऑलवेज सेम, इज इट ट्रू और फॉल्स? वीडियो को पॉज करके पहले सोचो, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इसके बेस पर लिखा हुआ है ना, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि भाई जो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है वो और स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पीड है और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड क्या इक्वल होती है? क्या दोनों सेम होती है? नहीं। हम अगर यहां पर बात करें तो आंसर है फॉल्स। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ड्रिफ्ट स्पीड तो कम होती है ना यार, बहुत कम होती है, बट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी वेव में आएगी? ठीक है, जब फ्लो होगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में फ्लो होती है, तो उसकी स्पीड तो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल ही होगी। या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट स्पीड होगी वो तो बहुत कम होगी यार। हाँ, किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टिंग वायर अलोंग इट्स लेंथ देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट एग्जिस्ट। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, आई होप ट्राई कर लिया है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको बताया था इनसाइड एनी कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बट दैट सेंटेंस इज ओनली फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना? हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगा। यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, इनसाइड द वायर। इनसाइड द वायर, वायर के अंदर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बट पैरेलल टू इट। जैसे ये सिलेंड्रिकल वायर है ना, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से होगा डियर। यस, इनसाइड भी एग्जिस्ट करेगा। तो आओ अब हम ओम्स लॉ पर डिस्कशन करते हैं। ओम्स लॉ इज वेरी इजी, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स। और एक इंपॉर्टेंट लाइन इसमें क्या है? व्हेन द फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ आर सेम। ओके, इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है V = IR, जो बहुत फेमस है, आई होप सभी को याद ही होगा, है ना? ये उसका सर्किट डायग्राम है और ये ग्राफ है। देखो यहाँ पर ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप है वो हमेशा वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो शो करेगा। तो I/V रिप्रेजेंट करेगा। I/V अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1/R।
इसका मतलब जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होते जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइसेस। अभी हमने देखा कि ओम्स लॉ में जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। कौन सी लाइन होगी डियर? स्ट्रेट लाइन होगी। अब कुछ ऐसे भी डिवाइस है जिसमें अगर आप करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, है ना। उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे ओमिक डिवाइसेस यानी विच फॉलोज द ओम्स लॉ। एग्जाम्पल कंडक्टर्स, है ना। इसमें आप अगर I वर्सेस V का ग्राफ देखोगे यस तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, है ना। यस आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बट अगर आप नॉन ओमिक डिवाइसेस की बात करो तो विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। सेमीकंडक्टर की बात करें, जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं सेमीकंडक्टर, या फिर हम बात करें कि डायोड, यस डायोड, ट्रांजिस्टर, इनमें जैसे अब डायोड की अगर मैं बात करूं तो उसमें इस टाइप से होता है। यस तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है भाई, ये तो एक कर्व्ड लाइन है ना। देखो मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं इसको। यस ये कर्व्ड लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो ऐसे डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उसको हम बोलेंगे नॉन ओमिक डिवाइसेस, और जो फॉलो करेंगे उनको हम बोलेंगे ओमिक डिवाइसेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजिस्टेंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम इट। यस किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो करंट के फ्लो का क्या करे, अपोजिशन करे। यस तो अब अभी हम देखें अगर तो V इक्वल टू आई आर होता है। एक फॉर्मूला तो भाई यहां से बनता है कि आई आर इक्वल टू हो जाएगा V बाय आई। तो क्या अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैंने कैपेसिटेंस पढ़ाते टाइम पूछा था कि अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो बताओ रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा? नहीं, रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक रिलेशन है यार। हाँ, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन पोटेंशियल या ओनली ऑन करंट, ये दोनों के रेशो पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे ना तो करंट बढ़ना ही बढ़ना है, ये कांस्टेंट थोड़े ना रहेगा। ये भी तो सोचो भाई, करंट बढ़ रहा है इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ ही रहा है, तो ये इनके रेशो पर डिपेंड करता है ना। तो ये फॉर्मूला हमको बहुत कम यूज में आता है, फिर कौन सा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का यूज में आता है वो देख लेते हैं। R इक्वल टू रो एल बाय ए। यस ये फॉर्मूला बहुत काम का है। यहां पर मैं आपको बता दूं, रो इज रेजिस्टिविटी, जिसके बारे में अभी हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। L लेंथ ऑफ कंडक्टर और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ओके, तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। अब ये लेंथ एरिया कैसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल में, मैं इसका एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूं, है ना। इसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है पहले तो कौन सी क्वांटिटी होती है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। यूनिट की अगर हम बात करें यहां पर तो यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की, इसकी जो यूनिट होगी वो यहां से अगर आप देखो तो वोल्ट पर एम्पियर, बट इसके बारे में हमको ओम भाई साहब ने बताया था। यस तो इसकी यूनिट होती है ओम। चलो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। की पॉइंट की बात करें या इसी में हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे यहां पर भाई ये इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस ये करंट की डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है वो करंट की है ना। ये वाली साइड ए रहेगी, ये बी और इधर सी, है ना, ये वाली सी रहेगी। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पर बात करें, ध्यान से समझना, मैं यहां से अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, रो एल। लेंथ कौन सा लोगे, ए लोगे, बी लोगे या सी लोगे? वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, तीनों क्वेश्चन को ट्राई करना है। आई होप ट्राई किया। चलो देखते हैं, तो लेंथ कौन सा लेंगे, ए लेंगे, बी लेंगे या सी लेंगे? देखो करंट जिस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है और एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पैरेलल वाला
आपको लेंथ में लेना है ना। तो पैरेलल साइड कौन सी है इसकी सर, ये बी, यस, है ना। तो यहां पर आ जाएगा रो बी डिवाइडेड बाय एरिया कौन सा लोगे सर, किसको क्रॉस किया है ना, तो इसको क्रॉस करके गया है करंट। इसका ये वाला साइड कितना है ए और ये कितना है सी, तो नीचे आ जाएगा ए इंटू सी, क्योंकि एरिया क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यस, तो ए सी। इस केस में अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कोई पूछे तो रो, अब करंट यहां से एंटर कर रहा है और यहां पर जा रहा है, इसके पैरेलल साइड कौन सी है ए, क्रॉस किसको किया सर, बी क्रॉस सी, दैट मीन्स बी सी। थर्ड केस की बात करें, यहां पर करंट किसके पैरेलल है, सी के पैरेलल है, तो रो सी डिवाइडेड बाय क्रॉस किसको किया सर, क्रॉस इसको किया है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू बी। आई होप चीजें क्लियर है। रेजिस्टिविटी की बात करें, ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस है, ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल ओनली। जैसे रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। इंपॉर्टेंट लाइन है ना, रेजिस्टिविटी लेंथ एंड एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। इसकी यूनिट अगर देखें तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। कंडक्टेंस की बात करें, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टर का सिंबल, कंडक्टेंस का सिंबल होता है जी। 1/r इसको हम कंडक्टेंस बोलेंगे, जिसकी यूनिट होगी मोह। इसकी यूनिट जो होगी उसको हम मोह लिखते हैं। इसका सिंबल होता है उल्टा, ओम सीधा ओम ऐसा होता है, इसको उल्टा कर दो तो मोह। ओके, कंडक्टिविटी, जैसे भाई कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सेम कंडक्टिविटी सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। इसकी यूनिट होगी मोह पर मीटर, यस, ये मोह का सिंबल पर मीटर। आगे अगर हम बात करें फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, अब हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो ऑलरेडी देख चुके हैं, रो एल बाय ए। रेजिस्टिविटी या इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होगा रो इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर बाय टॉ, यस, इट इज टॉ। टॉ इज व्हाट डियर, रिलैक्सेशन टाइम, yes, and third one conductivity which is reciprocal of resistivity, so ne square by ne square tau divided by m। यहां पर देखने वाली बात यह है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन टेम्परेचर से रिलेटेड पूछे तो हमको एक चीज याद रखना है, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो हमेशा होगा कम, जल्दी जल्दी टकराएंगे। इसके बेस पर आप रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का आंसर बहुत इजी वे में दे सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको रिलेशन याद होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना। कंडक्टिविटी के फॉर्मेट में रिलेशन आएगा तो जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो। आई होप लिख लिया है। चलो देखते हैं, जे इक्वल टू सिग्मा ई। यस, यहां पर जे जो है वो करंट डेंसिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो सिग्मा है इट इज कंडक्टिविटी डियर, कंडक्टिविटी। इसमें पता है इस चैप्टर में फॉर्मूले याद रहेंगे ना और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आराम से न्यूमेरिकल बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलो, तो अभी हमने जितना पढ़ा उसके बेस पर हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर रहे हैं। कंसिडर टू वायर्स ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल। देखो, जैसे ही सेम मटेरियल आ गया तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, पहले वाले की रेजिस्टिविटी अगर मैं रो ए मानूं, दूसरे वाले की रो बी मानूं, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी अगर मटेरियल सेम है। सेम मटेरियल क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यानी समझ लो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। हैविंग रेशियो ऑफ देयर लेंथ, ओके, LA by LB is 2:3
एंड रेशियो ऑफ देयर क्रॉस सेक्शन एरिया AA by AB is 5:1. देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो। आई होप आंसर आ गया। चलो देखते हैं। तो भाई रो RA बाय RB पूछा है ना, ठीक है। चलो तो भाई RA का फॉर्मूला क्या, रो L डिवाइडेड बाय A, रो L डिवाइडेड बाय A। डिवाइड में RB का फॉर्मूला, तो मैं इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई, है ना। तो यहां पर हो जाएगा रो B LB डिवाइडेड बाय AB, रो B LB डिवाइडेड बाय AB। अब हमको पता है रो A रो B सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर हमारे पास बचेगा क्या, देखो अब हमारे पास बचा है RA बाय RB, यस, इक्वल टू हो जाएगा ये LA बाय LB इनटू AB बाय AA। यस, LA बाय LB हमको गिवन है यहां पर 2/3 और AB बाय AA क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/5। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 2/15। यस, सो दैट इज राइट आंसर। आई होप आप लोगों का भी आंसर आ गया था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इसी से रिलेटेड है ना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ड्यू टू चेंज इन इट्स जियोमेट्री और बाय स्ट्रेचिंग। अगर किसी भी मटेरियल को स्ट्रेच किया तब उसके रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट होगा, उसके लिए एक शॉर्टकट है। हमको यहां पर यह ध्यान रखना है R2 बाय R1 इक्वल टू L2 बाय L1 का स्क्वायर इक्वल टू A1 बाय A2 स्क्वायर इक्वल टू R1 बाय R2 टू द पावर 4। यहां पर मैं आपको बताता हूं, R रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, L रिप्रेजेंट लेंथ, A रिप्रेजेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड R represent radius of wire, yes, radius of conductor। ओके, ठीक है। यहां पर अब जो ये 1 नीचे यहां पर जो सफिक्स में लिखा हुआ है 1, ये 1 हमेशा बिफोर की बात करेंगे और 2 पॉइंट जो है वो आफ्टर वाली बात होगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछे कि R1 क्या है, तो R1 इज रेजिस्टेंस बिफोर स्ट्रेचिंग, 1 है ना, इसलिए R1 is resistance before stretching, R2 resistance after stretching। ओके, तो ये रिलेशन के बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, द वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स लेंथ बिकम्स ट्वाइस। यहां पर बोला है कि भाई लेंथ जो है वो ट्वाइस हो गई है, यानी आफ्टर स्ट्रेचिंग जो लेंथ L2 होगा दैट इज ट्वाइस ऑफ L1, क्योंकि L1 बिफोर स्ट्रेचिंग लेंथ है। देन कैलकुलेट इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, हमको फॉर्मूला पता है सर R2 बाय R1। देखो अभी क्या फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, R2 बाय R1 इक्वल टू L2 बाय L1 का स्क्वायर, R2 बाय R1 इक्वल टू L2 बाय L1 का स्क्वायर। चलो जल्दी से मुझे यहां पर बताएंगे, L2 बाय L1 यहां से क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। R2 बाय R1 इक्वल टू 4, तो R2 इक्वल टू 4R1, यानी आफ्टर स्ट्रेचिंग जो रेजिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, बिफोर स्ट्रेचिंग के कंपेयर में 4 टाइम इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज होगा डियर। चलो इसी से रिलेटेड परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के बेस पर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जल्दी से देखें, लेंथ ऑफ वायर इज L, if length of wire is L, okay, if length is increased by 10% then new length। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये बेसिक 3 अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो फिर प्रॉब्लम नहीं जाएगी आपको। इसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है,
अभी मैं बता रहा हूँ, ये जो 3 क्वेश्चन है ये जनरल नॉलेज के बेस पर है। यस, लेंथ ऑफ वायर इज L इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%। भाई पहले लेंथ कितनी थी L, अब 10% इंक्रीज हुई है ना, तो 10% यानी 10/100 ऑफ L, तो ये कितना हो जाएगा, इधर तो L प्लस ये 0.1 L हो जाएगा, तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 1.1 L। यस, आई होप आप लोगों का आंसर आया है ना। ठीक है, अगर 20% बढ़ेगा तो सर फिर यह हो जाएगा 1.2 L। अगर 100% बढ़ गया तो 100% में क्या होगा, 2L हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये चीजें क्लियर होना पहले जरूरी है, आगे की चीज तभी क्लियर होगी जब ये चीजें होगी। ओके, आई होप इट इज क्लियर। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला चाहे कोई से भी टॉपिक से रिलेटेड है ना, कोई से भी टॉपिक, दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, वर्क पावर एनर्जी, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर परसेंटेज चेंज का आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, इस फॉर्मूले को यूज करके आप बहुत इजी वे में कर सकते हो। स्पेशली ग्रेविटेशन में आता है परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन, ग्रेविटेशन चैप्टर से। ओके, तो इसको याद कर लो, परसेंटेज चेंज इन एक्स, कोई सी भी क्वांटिटी एक्स है तो डेल एक्स बाय एक्स, दैट मीन्स एक्स फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। यस, तो इससे आप बहुत इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक सिंपल क्वेश्चन को अभी हम ट्राई करते हैं यहां पर। आप सभी पहले वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, उसको सिस्टमेटिक वे में लिख लो पहले तो। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 10 ओम। बिफोर स्ट्रेचिंग होगा आफ्टर स्ट्रेचिंग, बिफोर स्ट्रेचिंग, इसलिए R1 इक्वल टू 10 ओम। इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अब भाई जो लेंथ है वो 50% बढ़ गई है, तो ये जो L2 होगा वो 1.5 L1 हो जाएगा। ओके, अब यहां पर पूछा है कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, दैट मीन्स आपको आफ्टर स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस पूछा है। ओके, चलो तो ठीक है सर, एक रिलेशन आपने बताया था R2 बाय R1 इक्वल टू L2 बाय L1 का स्क्वायर, L2 बाय L1 का स्क्वायर। यस, तो R2 पता नहीं है, पता ही करना है। R1 कितना है 10, L2 1.5 L1। ओके, और L1 कितना हो जाएगा सर, L1 L1 ही रहेगा। इसका स्क्वायर करोगे L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहां से R2 बाय 10 इक्वल टू, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 2.25। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 विल बी 22.5 ओम विल बी द राइट आंसर, है ना। बहुत इजी है, देखो अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन को करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टर। दैट मीन्स टेम्परेचर चेंज करने पर मटेरियल के रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा। 3 मटेरियल की हम बात करेंगे, 3 टाइप के मटेरियल की। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर की, उसके बाद में सेमीकंडक्टर और फिर इंसुलेटर की। क्योंकि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में सेम इफेक्ट होता है, इसलिए मैंने दोनों को सेम पॉइंट में ही रखा है, एक ही कैटेगरी में रखा है। तो बात करते हैं कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होगा डियर, बढ़ेगा। हाँ, कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, बट सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के केस में क्या रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा। कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम जो है, यस, रिलैक्सेशन टाइम यहां पर वो कम होता है ना। रिलैक्सेशन टाइम के कम होने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ता है। और इस केस में सर इसमें भी रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, नो डाउट कम होगा, बट इसमें एक और चीज है कि भाई सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कम रहते हैं ना, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता है, तो इस फैक्टर के कारण रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैसे
डिपेंड करता है उसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। यहाँ पर आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आर टी रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर कैपिटल टी रहेगा, यस, एट टी डिग्री सेल्सियस। तो आओ अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। हाँ, तो भाई यहाँ पर V इक्वल टू E माइनस IR ये रिलेशन होता है तीनों के बीच में, है ना। यहाँ पर मैं बता दूं, इस इक्वेशन को देख के लग रहा है कि EMF में से कुछ माइनस करके करेंगे तो V मिलेगा, तो EMF हमेशा ग्रेटर होगा और V लेस होगा। बट किस केस में, डिस्चार्जिंग के केस में, हाँ, चार्जिंग के केस में EMF हमेशा छोटा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होगा। बट अभी इसका लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव में आता है ना। बोर्ड्स में ये चार्जिंग वाला केस नहीं है, हम अभी डिस्चार्जिंग पर फोकस करेंगे। यस, तो सेल से अगर आपसे कोई पूछे, बोर्ड लेवल पर अगर आपसे कोई पूछे कि EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में कौन बड़ा होता है, तो आपका आंसर सिंपली होना चाहिए EMF इज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अगर I वर्सेस V ग्राफ इलेक्ट्रिकल सेल के लिए बनाया जाए तो ग्राफ कुछ यूं होगा। यस, जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा कम। नेक्स्ट की बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल्स। यस, ये 3 सेल है जो सीरीज में कनेक्टेड है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे। E1, E2, E3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीनों के इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 होंगे। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा इक्विवेलेंट EMF का, वो E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत इजी है। चलो इसी के बेस पर कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि भाई एक सेल का निगेटिव अगले के पॉजिटिव से, फिर अगले सेल का निगेटिव अगले के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है ना। ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें तो EMF आप इस वे में लिख लोगे, बट मान के चलो अगर ऐसा आएगा, न्यूमेरिकल में अगर कोई ऐसा आपको डायग्राम मिल गया, तब आप इक्विवेलेंट EMF का फॉर्मूला क्या लिखोगे? जल्दी से सोचो और लिखो। यस, इस केस में हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये अपोजिट डायरेक्शन में ना, ये उल्टा कनेक्ट कर दिया है, तो E1 माइनस E2 प्लस E3 होगा। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहां पर पैरेलल में 3 सेल्स आर कनेक्टेड, E1, E2 एंड E3, है ना। 3 सेल जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, E1, E2 एंड E3, और इंटरनल रेजिस्टेंस है इनके R1, R2 और R3। इनका जो रिलेशन है उनका फॉर्मूला ये होगा, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सिंपल रेजिस्टेंस जैसा ही रहेगा। नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट की, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। नेटवर्क पहली टर्म हम यूज में करेंगे, तो दैट इज ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इज कॉल्ड नेटवर्क। जंक्शन की बात करेंगे, ए पॉइंट वेयर 2 और मोर कंडक्टर्स जॉइन टुगेदर। देखो मैं आपको यहां पर एक सर्किट बना के बता देता हूं, तो आप लोगों को क्या है कि क्लियर हो जाएगी चीजें। यस, यहां पर ये रजिस्टर और यहां पर मैंने बैटरी कनेक्ट की है। तो नेटवर्क, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसको हमने नेटवर्क नाम दे दिया है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक, चलो तो नेटवर्क क्लियर है, आई होप। जंक्शन की बात करें, ए पॉइंट वेयर 2 और मोर कंडक्टर्स जॉइन टुगेदर। देखो कहां कहां पर जॉइंट है। एक तो ये वाला पॉइंट है ना, ए, दूसरा फिर ये वाला पॉइंट है B, और तीसरा ये वाला पॉइंट है C। यस, तो यहां पर भाई 3 जंक्शन है। कितने जंक्शन, अगर आपसे ये पूछे कि इस सर्किट में कितने जंक्शन है, तो यहां पर 3 जंक्शन होंगे। लूप और मेश की बात करें, एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। आप
इसको भी एक लूप कंसिडर कर सकते हो, ये वाला भी एक लूप होगा, ये वाला भी एक लूप होगा, ये वाला भी एक लूप होगा। कोई सा भी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ जो होगा उसको हम लूप बोलेंगे और मेश बोलेंगे। ब्रांच की बात करते हैं, ए पार्ट ऑफ नेटवर्क लाइज बिटवीन टू जंक्शन, दो जंक्शन के बीच में जो नेटवर्क का पार्ट होगा उसको हम ब्रांच बोलेंगे। जैसे ये AC ब्रांच हो गई, ये AB ब्रांच हो गई, ये भी AB ब्रांच हो गई, ओके, इनको हम ब्रांच बोलेंगे। किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं, यस, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या इसको किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलेंगे या इसी को जंक्शन रूल भी बोलेंगे, है ना। सो द एलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज 0। अब ये करंट की बात कर रहे हैं तो भाई करंट से रिलेटेड अगर कंजर्वेशन की बात करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यस, सो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। इसमें बस ये कुछ नहीं, ये बोलना चाहता है किसी भी जंक्शन की बात करें अगर तो इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जैसे इसमें इनकमिंग कौन सा आ रहा है, I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है, I4 आ रहा है, I5 जा रहा है, ओके। सो I1 प्लस I4 इक्वल टू ये आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला कितना है, I2 प्लस I3 प्लस I5, ओके। इसी को आप जब लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो इस टाइप से इक्वेशन बनेगी जो ये स्टेटमेंट को फुलफिल करती है। द एलजेब्रिक सम, यानी आपको डायरेक्शन देखना है, एलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट की बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप रूल। इसमें हम लूप की बात करेंगे। सो द एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड ईएमएफ्स इन एनी क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है तो कंजर्वेशन हम यहां पर यूज करेंगे एनर्जी का, यस, सो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। वैसे एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने आपके स्कूल या कोचिंग में कहीं पर इस टॉपिक को पढ़ा है और उनका जो भी समझाया गया कॉन्सेप्ट है अगर आपका क्लियर है तो फिर ये वाला जो मेरा कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप मत देखना, क्योंकि हो सकता है कि उनसे मैच करे या ना भी करे, है ना, क्योंकि सभी इसमें अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम यहां पर बात करते हैं कि ये 2 पॉइंट है, ए और बी के बीच में मैंने रेजिस्टेंस R रखा है ना, और करंट ऐसा जा रहा है ना। हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे, हमेशा हम एक लूप में जाते हैं तो भाई कैलकुलेशन मान के चलो, कैलकुलेशन की डायरेक्शन हमारी ये है, राइटवर्ड डायरेक्शन में हम कैलकुलेशन करेंगे, है ना। हम एक लूप में चलते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अलोंग हुई तो आपको यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखना है, VA माइनस VB आप जो लिखोगे उसको आपको भाई, अगर कैलकुलेशन की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के पैरेलल होगी, है ना, या हम बोल सके कि अगर करंट कैलकुलेशन की डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में आएगा I इंटू R, है ना। इसका अपोजिट अगर मैं यहां पर बात करूं कि अगर देखना इधर ये A पॉइंट, ये रेजिस्टेंस और ये B पॉइंट, रेजिस्टेंस इधर, कैलकुलेशन अगेन इधर, कैलकुलेशन, ओके, और अगर करंट इधर आएगा डियर, ओके, यस, तो इस केस में VA माइनस VB क्या हो जाएगा, यस, माइनस IR हम यहां पर यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंस है यहां पर, है ना। तो जब भी कैलकुलेशन की जो डायरेक्शन है वो करंट के अपोजिट होगी तो हम माइनस साइन यूज करेंगे पोटेंशियल के टाइम पे, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यहां पर कि अगर आप इधर सेल की बात करेंगे, है ना, अगर आपका कैलकुलेशन अगेन राइटवर्ड डायरेक्शन में है, कैलकुलेशन की डायरेक्शन किधर है डियर, राइटवर्ड डायरेक्शन में है, यस, है ना। अगर आपके कैलकुलेशन की डायरेक्शन अगर राइटवर्ड डायरेक्शन में है तो आप जिस साइन से एंटर करेंगे वो वाला आपको साइन लेना है, प्लस E लेना है ना। और लास्ट अगर हम यहां पर बात करें कि यहां पर एक और मैं सेल यूज करूं यहां पर, ओके, यस, ये सेल में मैं इधर नेगेटिव यूज करूंगा, यहां पर पॉजिटिव यूज करूंगा। अगेन कैलकुलेशन हमारा जाएगा लेफ्ट टू राइट, ओके, इसका EMF E है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में कंसिडर करूंगा माइनस E। हम एंटरिंग साइन लेंगे, यहां पर कौन सा साइन लेंगे डियर, एंटरिंग। जैसे कैलकुलेशन माइनस से एंटर करेगा तो एंटरिंग साइन,
इस केस में वो उसने प्लस से एंटर किया, इसलिए एंटरिंग साइन पॉजिटिव हम लेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ। चलो, तो इसी के बेस पर एक एग्जाम्पल हम करते हैं यहां पर, है ना। मैं एक सिंपल सर्किट आपको देता हूं, आप लोगों को ट्राई करना है इसको। ये अगर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा तो समझ लो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, ये रेजिस्टेंस R1 है, इधर रेजिस्टेंस R2 है और इधर रेजिस्टेंस R3 होगा डियर। चलो, यहां पर मैं नाम दे देता हूं, ये A, B, C, D, E और F। अब हम यहां पर इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। मान के चलो भाई, यहां से आपको जो करंट है वो दिया हुआ है I1, यहां से जो करंट जा रहा है, वैसे करंट यहां से इधर ही आएगा, है ना, वो I2, और यहां से जो करंट जा रहा है वो है I3। तो पहले अप्लाई KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ एट जंक्शन B, एट जंक्शन B पर जल्दी से अप्लाई करो। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो। सर B ये है, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट आपने बताया था। इनकमिंग कौन सा है? I1 एंड I2, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आउटगोइंग, यहां से दूर कौन गया? I3। ओके, सो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। ये डेफिनेटली KCL आपका सही है, नो डाउट। अब हम बात कर रहे हैं कि KVL की इक्वेशन कैसे हम करेंगे, ठीक है। अप्लाई KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यस, इन लूप A, B, C, D, E, F, A, यस, A, B, C, D, E, F, A। वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मैंने समझाने वाला तो लास्ट स्लाइड में बता ही दिया है ना, इसलिए अभी खुद से ट्राई करेंगे आप लोग। चलो, हमारा कैलकुलेशन कौन सी डायरेक्शन में? सर हमारा कैलकुलेशन हमें ऐसे जा रहे हैं, हमारा कैलकुलेशन ऐसा जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस, चलो, तो भाई क्या आप A से B गए? कैलकुलेशन की डायरेक्शन में ही करंट है। हाँ सर, हम कैलकुलेशन भी A से B ही जा रहे थे, करंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो हम यहां पर प्लस में लेंगे, प्लस I1 R1। वेरी गुड, ठीक है। अब B और C के बीच की बात करते हैं। कैलकुलेशन की डायरेक्शन हमारी B से C है, बट करंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम यहां पर लेंगे माइनस I2 R3। ओके, हाँ भाई, V इक्वल टू IR, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब C से D की बात करेंगे। हम जब C से D जाएंगे तो मैंने बताया था अभी आपको कि बैटरी के केस में या सेल के केस में एंटरिंग साइन लेंगे। कैलकुलेशन किस से एंटर होगा? प्लस से एंटर होगा सर, तो प्लस E2। D से E के बीच में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमको कुछ नहीं लेना है। E से F के बीच में भी कोई एलिमेंट नहीं है, कोई टेंशन नहीं। F से A के बीच में एक एलिमेंट है, और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो एंटरिंग होगा वो माइनस साइन से होगा, तो माइनस E1। हाँ, और वापस A पर पहुंच गए। भाई टोटल सभी का जो एलजेब्रिक सम है वो कितना है डियर? 0। आई होप ये इक्वेशन बनाना आप सीख गए हो। हम एक और लूप ले लेते हैं, है ना, ठीक है। अप्लाई KVL, इसमें बस एक बार अच्छे से समझ लो और फिर प्रैक्टिस करना है आपको। अप्लाई KVL इन लूप, कोई सा एक लूप कंसिडर कर लेते हैं। मान के चलो हम ये वाला लूप कंसिडर करते हैं, A, B, E, F, A। आप कोई सा भी लूप ले सकते हो, है ना, उसका टेंशन नहीं है। A, B, E, F, A, ठीक है सर।
चलो देखेंगे, ए से बी गए तो कैलकुलेशन भी इसी डायरेक्शन में था, है ना। अभी मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है सर। ए से बी गए तो कैलकुलेशन करंट के डायरेक्शन में ही था, इसलिए प्लस का I1 R1। फिर बी से ई गए तो प्लस का I3 R2। यस। उसके बाद में ई से एफ गए तो कोई एलिमेंट नहीं है, एफ से ए गए तो हम एंट्री करेंगे माइनस के साथ, तो माइनस E1 इक्वल टू 0। तो इसी वे में आपको प्रैक्टिस करना है डियर। आई होप ये क्लियर हुआ, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस देखो केवल समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तभी आपको चीजें क्लियर होगी। ओके, आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज द अरेंजमेंट विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। यस, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के काम में आएगा। यहां पर 4 रेजिस्टेंस है, P, Q, R और S। यस, यहां पर बैलेंस ब्रिज कंडीशन होती है ना, जिसमें अगर ब्रिज बैलेंस होता है, ठीक है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। यस, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, है ना, या हम इसको थोड़ा सा अदर वे में दूसरे तरीके से अगर हम बोलेंगे इसको, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, ये देखो P बाय Q, P डिवाइडेड बाय Q इक्वल टू R बाय S इक्वल टू R बाय S, है ना। तो अगर हम बैलेंस ब्रिज की कंडीशन आपसे कोई पूछे कि क्या कंडीशन है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल होना चाहिए। ओके, P बाय Q इक्वल टू R बाय S। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप बोल सकते हो कि ब्रिज बैलेंस्ड है। ब्रिज बैलेंस्ड है तो ये जो बीच वाली ब्रांच है इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, दैट मीन्स इस केस में करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर विल बी 0 डियर। आई होप ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया है। तो इसी के साथ डियर हमने चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट किया है। आई होप आपको सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, हर एक टॉपिक का रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो गया होगा। अगर आपको किसी टॉपिक में आपको ऐसा लगता है कि सर प्रॉब्लम अभी भी जा रही है, या उस टॉपिक में सर आप थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बनाइए, या पर्टिकुलर टॉपिक के न्यूमेरिकल आप करवा दीजिए, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं जल्दी से आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा कंप्लीट करूं। चलो, तो इसी के साथ मिलते हैं, बाय बाय।